हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ए फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर गुड। सो गाइस, हम एनसीईआरटी की सीरीज़ जो है कर रहे हैं। स्टार्टिंग हमने ज्योग्राफी से किया है। 6th क्लास की एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी मैं आपको 2 लेसन्स को करवा चुकी हूँ ज्योग्राफी से रिलेटेड। आज हम लेसन नंबर 3 को करने जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि एनसीईआरटी सीरीज़ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। चाहे आप एचएसएससी दे रहे हैं, डीट प्लस भी दे रहे हैं, इवन आप यूपीएससी दे रहे हैं, मीन्स कोई भी एग्जाम आप दुनिया में देने जा रहे हैं तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आपका बेस बनाने के लिए, आपकी जीके को इन्हांस करने के लिए तो एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। सो लेट गेट स्टार्टेड। चैप्टर 3, पृथ्वी की गतियाँ, यू कैन से मोशन ऑफ अर्थ, अर्थ की मोशंस, अर्थ की गतियाँ। और हिंदी मैंने दिखाया है, बट डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन ऑल थिंग्स बाइलिंगुअल। दोनों भाषाओं में एक्सप्लेन करूंगी, तो डोंट वरी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। तो समझते हैं पृथ्वी की गतियाँ क्या होती हैं। आपको पता है सूर्योदय भी होता है, सूर्य अस्त भी होता है, हम सो भी जाते हैं, हम जग भी जाते हैं, दिन भी बदल जाते हैं, महीने भी बदल जाते हैं, साल भी बदल जाती हैं और ऋतु भी बदल जाती हैं। बट ये होता कैसे है? आज इसी चीज़ को हमें समझना है कि साल, ऋतु, दिन, महीने ये सब कैसे बदलते हैं। तो समझते हैं। तो सबसे पहले हमें पृथ्वी की गतियाँ समझनी हैं। अब जो अर्थ की 2 गतियाँ होती हैं, लेसन को यहीं से स्टार्टअप किया गया है, बट मैं अपने तरीके से आपको समझाऊंगी, फिर इनकी लाइंस को रीड करेंगे। आपको पता है अर्थ है अपनी, जो भी है ये, ठीक है। और ये अर्थ का एक्सिस है, जिसको हम ध्रुव बोलते हैं, जो बीचों बीच से एक रेखा ऐसे खींची गई है, एक्सिस। अर्थ के बीच ये वाली रेखा तो आपको पता है 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है। लेकिन ये जो ऐसे हैं, इसको हम पृथ्वी का अक्ष बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। तो अर्थ है ना 2 तरीके से घूमती है। एक तो अर्थ ऐसे ही घूमती है, मतलब इसी के ऊपर ही घूमती है, मतलब अपने अक्ष पे ही घूमती रहती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, उस चीज़ को हम बोलते हैं घूर्णन, घूर्णन गति। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? घूर्णन। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? रोटेशन, घूर्णन गति, या इसको बोलते हैं रोटेशन। लेकिन दूसरा पृथ्वी कुछ ऐसे भी तो घूमती है। ये जैसे अपनी अर्थ है सपोज, और ये सन है, ठीक है। एक पृथ्वी ऐसे ऐसे भी तो घूमती है, ठीक है। तो हम इस 2 तरीके से घूमी ना, एक तो अपने ही अक्ष पर घूमी और एक ऐसे ऐसे घूमी। तो पृथ्वी की 2 गतियाँ होती है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं। जो अपने अक्ष पे ऐसे ऐसे घूम रही है ना, ये अपने अक्ष पे, इसको हम बोलते हैं घूर्णन गति, जिसको हम बोलते हैं रोटेशन इन इंग्लिश। और जो ये सन के अराउंड घूम रही है, इसको हम बोलते हैं परिक्रमण गति, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन, परिक्रमण REVOLUTION रिवोल्यूशन, और घूर्णन को रोटेशन। अब समझते हैं गतियाँ क्यों इंपॉर्टेंट है और इनसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है, किससे क्या बनता है। तो स्टार्टिंग में यही चीज़ एनसीईआरटी में गिवन है कि पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं। घूर्णन गति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और पृथ्वी का एक स्थिर कक्षा में सन के चारों अराउंड करना परिक्रमण कहलाता है। गॉट इट? क्लियर है ये पॉइंट? अब पृथ्वी का वह अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, जिसकी कक्षीय सतह में 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यह समतल को कक्ष के द्वारा बनाया गया कक्षीय समतल होता है। क्या है ये? अब इस कक्षीय समतल को आपको समझना है कि कक्षीय समतल क्या होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ ऑर्बिट। इंग्लिश में कक्षीय समतल को बोलते हैं प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट। अब अपनी ये अर्थ है, आपको पता है ये 0 डिग्री इक्वेटर है, क्योंकि जो पहले लेसन से आप चीज़ों को जरूर देखें, क्योंकि पहले लेसन से देखने का बेनिफिट क्या होता है, बेस आपको क्लियर होता रहेगा। तो 2nd क्लास में मैंने अच्छे समझाई है कर्क रेखा, मकर रेखा। तो 0 डिग्री इक्वेटर है, और ये जो 23.5 डिग्री है अर्थ की, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, कर्क रेखा। और जो नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, मकर रेखा, ठीक है। अब ये कुछ प्रदीप्त मंडल यहाँ पर कुछ बात कर रहा है, ये कक्षीय समतल की। पृथ्वी का अक्ष पर एक काल्पनिक रेखा है और जो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो क्वेश्चन क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये जो है पृथ्वी का अपने अक्ष पे, ये जो लाइन मैंने अभी आपको बताई थी, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये ऐसे लाइन है। अब ये है इक्वेटर। अब इसमें ये एक कोण बनाती है, ठीक है। अब इसमें एक कोण बनाती है, तो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, ये कोण कितने डिग्री का होता है? तो ये कोण होता है 66.5 डिग्री का, ठीक है। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, पृथ्वी अपने कक्षीय समतल में कितने डिग्री का कोण बनाती है। कक्षीय समतल इसी चीज़ को बोलेंगे ना, ये एक रेखा ये है, और ये जो यहाँ पर ये जो कोण बना, तो ये 66.5 डिग्री का बना। तो क्वेश्चन आपको सीधा सीधा सीटेट में पूछा गया था एक बार कि
पृथ्वी अपने कक्षीय समतल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो जस्ट रिमेंबर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री। इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन ऑर्बिट। तो प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट हाउ मेनी डिग्रीज कोण? तो यू जस्ट रिमेंबर 66.5 डिग्री। यहाँ से सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी टिल्ट है? 23.5 डिग्री। ये तो सबको पता है। अब यहाँ पर आपको दूसरा पॉइंट समझ आएगा, कक्षीय समतल। फिर डिटेल में पढ़ेंगे घूर्णन का क्या फायदा, परिक्रमण का, बट पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी को समझते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट हो रहा है, सूर्य वाले भाग में दिन होता है और दूसरे भाग में रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रदीप्त वृत्त को। अब इस डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। एनसीईआरटी बहुत गजब की चीज़ होती है, हर चीज़ को डायग्राम से समझा रखा होता है एनसीईआरटी में। देखो, ये सन है, आपको पता है हमारी जो पृथ्वी है वो बिल्कुल प्रॉपर गोल तो है नहीं, हमारी पृथ्वी कुछ अंडाकार टाइप में है। तो क्या होता है, सन की रेश कभी तो इधर पड़ती हैं, मतलब पूरी अर्थ पर एक साथ सन की रेश नहीं पड़ती हैं, आधे हिस्से पर तो रेश पड़ती हैं, आधे हिस्से पर रेश नहीं पड़ती हैं एक साथ। तो जिस आधे हिस्से पर रेश पड़ती हैं उस हिस्से में दिन रहता है, और जिस हिस्से पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है उसमें क्या रहता है गाइस? उसमें रात रहती है। जैसे कहते हैं ना, नॉर्थ उत्तरी जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है, यदि उसमें दिन है तो साउथ हेमिस्फेयर में रात होगा। तो ये रीज़न होता है, सन की लाइट्स पूरी अर्थ पर एक साथ नहीं पड़ती हैं। अब जो ये दिन रात को विभाजित करता है, मीन्स दिन रात को विभाजित करता है, तो इसको ही हमने बोला है प्रदीप्त वृत्त। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा, जो ग्लोब पर दिन रात को विभाजित करता है, दिन रात को अलग करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, या उसको हम बोलते हैं प्रदीप्त वृत्त। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, सीधा सीधा स्टेटमेंट आपको गिवन होंगी। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्त वृत्त जो है कहते हैं। क्लियर? घूर्णन के समय में केवल पृथ्वी का दिन कहा जाता है और पृथ्वी की दैनिक गति होती है। जो पृथ्वी ऐसे घूमती है ना, इसको क्या कहा जाता है? इसे पृथ्वी की दैनिक गति कहती है, क्योंकि पृथ्वी जो ऐसे ऐसे घूमती है इससे दिन बनता है। तो दिन बनने की वजह से इसको दैनिक गति या पृथ्वी का दिन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन है, किस गति को दैनिक गति कहा जाता है? घूर्णन गति को कहा जाता है। पृथ्वी दिन कहा जाता है, दैनिक गति कहा जाता है, क्योंकि इससे दिन बनता है। और पृथ्वी एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करती है भाई? अपने एक्सिस पर 24 घंटे में। बट एग्जैक्ट पूछे तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। एग्जैक्ट ही आता है एग्जाम में, आपको पता है प्रॉपर 24 घंटे नहीं आएगा। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड, तो ये एग्जैक्ट होता है पृथ्वी का अपना पूरा करना। तो फर्स्ट पेज पर हमने समझा, एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे सिर्फ पृथ्वी की गतियों के बारे में है, जो मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वी कैसे एक रोटेशन होती है, एक रिवोल्यूशन होती है। देन कक्षीय समतल है कि पृथ्वी अपने इस पर कितना कोण बनाती है, 66.5 डिग्री वाला। और फिर पूछा गया है जो सूर्य की रोशनी वाला भाग है, जबकि दूसरा भाग जो भी है इसमें ग्लोब पर जो दिन रात विभाजित होते हैं, प्रदीप्त वृत्त वाला पॉइंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकेंड पेज पर। अब यहाँ पर ये सिंपल एक डायग्राम करके दिखा रही है कि पृथ्वी को दर्शाने के लिए भाई आप एक गेंद ले सकते हो, मोमबत्ती जला सकते हो, निशान लगाओ, लाइक ये ऐसे बता रही है, सूर्योदय करके हम देख सकते हैं। क्लियर गाइज यहाँ तक आपको? अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे ये बताना चाह रहा है कि यदि पृथ्वी में घूर्णन गति ना हो तो क्या हो अर्थ का। यार एक बात हो, अर्थ ऐसे घूमे ही गई नहीं, तो आप सोचो घूमती है तभी तो कभी सूर्य के आगे आती है, कभी सूर्य के पीछे जाती है। घूमे गई नहीं तो या तो दिन दिन रहेगा या रात रात रहेगा। तो दिन दिन रहेगा या रात रात रहेगी, या तो सर्दी सर्दी रहेगी, गर्मी गर्मी रहेगी। तो ऐसे में जीवन संभव ही नहीं पाएगा। तो यदि पृथ्वी की घूर्णन ना करे तो एक तरफ वाले भाग में हमेशा दिन रहेगा, और या तो गर्मी रहेगी लगातार पड़ती रहेगी, या लगातार अंधेरा रहेगा, आपको पता है। तो इसीलिए यहाँ पर जीवन संबंध नहीं होगा, संभव ही नहीं होगा, क्योंकि अर्थ घूमती है तब, ये तो सन है, अर्थ मूव करती रहती है, कभी सन के सामने आ जाती है, कभी अपोजिट आ जाती है। मान ले घूमे ही ना तो एक ही हिस्सा अर्थ का या तो जल के ही मर जाएंगे, मतलब जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो ना आप। तो इसीलिए पृथ्वी की घूर्णन गति बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति से क्या होता है, ध्यान रखना, पृथ्वी की घूर्णन गति से दिन और रात बनते हैं। तो दिन का बदलना, मतलब दिन का बदलना, ये यूँ भी बोल सकता है तारीख का बदलना, क्योंकि आज 16 तारीख है, कल 17 होगी, दिन बदल गया ना। तो क्वेश्चन को मतलब घुमा भी सकता है। डेट्स का चेंज होना पृथ्वी की किस गति से संबंध होता है? घूर्णन गति से, रोटेशन जो है गति से संबंध होता है। अब हम याद करते हैं इसकी दूसरी गति पे आ जाते हैं, डेट इज प्रीकर्मण रिवोल्यूशन। अब प्रीकर्मण मतलब जो सन के अराउंड करती है, तो सन के अराउंड ये एक जो अपना पूरा चक्र आपको पता है
365 डेज में करती है, 365 दिनों में ये पूरा चक्र जो है लगाती है। कितने दिनों में गाइस? 365 दिन में। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि वैसे तो ये 365 दिन 6 घंटे में ही अपना पूरा चक्कर करती है, ठीक है, 365 दिन 6 घंटे। बट हम अपनी सुविधा के लिए क्या बोल देते हैं कि पृथ्वी एक चक्कर 365 दिन में लगाती है, तभी तो 365 दिन का एक साल बनाते हैं ना। पृथ्वी एक चक्कर 365 दिन में लगाती है, तभी तो हम 365 दिन का एक साल बना देते हैं। हम ये ऐसे करते हैं ना। तो भाई सोचने की बात है, ये 6 घंटे कहाँ चले गए? हम इन 6 घंटे को खा गए क्या? 365 दिन हमने बना लिया। तो हम क्या करते हैं, जो ये 6 घंटे जुड़ते हैं, 6 घंटे बच जाते हैं, 6 घंटे इस साल, 6 घंटे दूसरे साल, 6 घंटे तीसरे साल, 6 घंटे चौथे साल, तो 6 चौक 24। तो ऐसे करके 4 साल बाद एक साल या एक दिन बढ़ जाता है, क्योंकि 24 घंटे में एक दिन बढ़ जाता ना, नोट एक साल, सॉरी, 24 घंटे में एक दिन बढ़ जाता। तो 6 घंटे करके हम 24 घंटे मतलब 24 जो है घंटे बन जाते हैं। तो एक साल में 6 घंटे, दूसरे साल में 6 घंटे, क्योंकि 365 दिन 6 घंटे में चक्कर पूरा करती है। तो हम 6 घंटे को अवॉइड कर देते हैं। हम कहते हैं पृथ्वी अपना चक्कर 365 दिन में लगाती है, तो 6 घंटे जो बच गए उनको कहीं ना कहीं तो ऐड करेंगे ना। तो 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे करके 4 साल में पूरे 24 घंटे हो जाते हैं, और 24 घंटे का बन जाता है एक दिन। इसीलिए 4 साल में एक दिन हमारा बढ़ जाता है, और जो 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है वो सबको पता है, वो कहलाता है लीप ईयर। जो 29 फरवरी आती है वो लीप ईयर होता है। इस साल तो 2020 में आपको पता है ये लीप ईयर है। लीप ईयर जो 4 से डिवाइडेड हो जाता है, शताब्दी जो 400 से डिवाइड होती है। खैर ये रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है, तो आपको यहाँ पर सीधा याद रखना है कि 366 दिन ये ऐसे करके एक लीप ईयर बनता है, ठीक है। तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हो गया है। क्लियर। अब जो पृथ्वी है दीर्घवृत्ताकार पथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब पृथ्वी की परिभ्रमण से क्या होता है? एक वर्ष में आपको पता गर्मी सर्दी ऋतु, तो ऋतुओं का क्वेश्चन आएगा। ऋतुओं का परिवर्तित होना पृथ्वी की किस गति पर निर्भर होता है? तो ऋतुओं का परिवर्तित होना परिक्रमण गति पर। कुछ भी रटना नहीं है। आप ये देखो, ऋतु को एक दिन में थोड़ी ना बदलती है, ऋतु तो 4-5 महीने बाद ही तो जाके बदलती है। तो 4-5 ये तो रोटेशन में तो हो ही नहीं सकता, तो रिवोल्यूशन में ही तो हो सकता है इतना ज़्यादा टाइम, ठीक है। तो इतना टाइम हमें रिवोल्यूशन में ही तो हो सकता है। तो ऋतु परिवर्तन होना, साल का परिवर्तन होना किस गति की वजह से संभव होता है बच्चे? परिक्रमणवती गति की वजह से। लेकिन दिन का बदलना, तारीखों का बदलना किस गति की वजह से होता है? घूर्णन गति के, ठीक है। रोटेशन से डेज और डेट्स चेंज होती हैं, लेकिन रिवोल्यूशन से अपने सीजन्स और अपने ईयर जो है चेंज होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, छोटा सा ही लेसन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th क्लास की एनसीईआरटी है ना, मतलब मैं कहूँगी मील का पत्थर है ज्योग्राफी को सीखने में। यदि आप 6th क्लास की एनसीईआरटी अच्छे से करते हो तो जियो को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे और बेटर तरीके से चीज़ों को एनालाइज कर पाओगे। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और दिया है इन्होंने कि जो पृथ्वी है दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये दीर्घवृत्ताकार पथ क्या है? देखो ये है दिस वन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अपने बनने वाले हैं। पृथ्वी जो है दीर्घवृत्ताकार, ये इस चीज़ को बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार। का मतलब क्या होता है? दिस वन, ये होता है ना वृत्त, मतलब बिल्कुल गोल, उसी को तो वृत्त बोलते हैं। ये बिल्कुल गोल तो नहीं है ना, देखो ये बिल्कुल गोल नहीं है, देखो, तो इसीलिए इसको बोला दीर्घ, बड़ा हो गया ना, वृत्त का एक बड़ा हिस्सा हो गया। तो क्वेश्चन सीधा सीधा याद रखना, पृथ्वी किस प्रकार से अपने पथ पर, पथ मतलब ये रास्ता ही तो है, सन के ऐसे ऐसे चक्कर लगाना, तो पृथ्वी अपने पथ पर कैसा चक्कर लगाती है, कैसी होती है? तो ध्यान रखना दीर्घवृत्ताकार होती है। कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। 4-4 ऑप्शन स्टेटमेंट दे देंगे, स्टेटमेंट में भी आपको राइट फाइंड आउट करने के लिए पूछ लेंगे। तो दीर्घवृत्ताकार। अब यहाँ पर एक चीज़ को आपको बड़े अच्छे तरीके से समझना है, यहाँ से कई क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं जो नेक्स्ट पेज पे हैं। अब देखो, आपको पता है एक नॉर्थ साइड होता है, एक नॉर्थ हेमिस्फेयर होता है, एक साउथ होता है, एक दक्षिणी गोलार्ध होता है, एक उत्तरी गोलार्ध। अब ये तो कॉमन सा सेंस है। एक जैसे ये अर्थ अपने चक्कर लगा रही है। अब सन की डायरेक्ट रोशनी, लंबवत बोलते हैं मतलब डायरेक्ट को, सन की जब डायरेक्ट रोशनी उत्तरी गोलार्ध में पड़ेंगी, ये एक्सिस है आपको पता है, ये पृथ्वी है अपनी और ये अपना सूर्य है। अब सन की जो डायरेक्ट रेंज यहाँ पर पड़ रही हैं, तो ये हाफ हेमिस्फेयर में ही पड़ती हैं। तो जब ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ेंगी तो उत्तरी गोलार्ध में बहुत सारी गर्मी होगी और दक्षिणी गोलार्ध में इसके अपोजिट ठंड होगी। सीधी सी बात है, दक्षिणी गोलार्ध में ठंड होगी। तो सूर्य की जो डायरेक्ट रोशनी है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं, तो सीधी सी बात है यहाँ दिन ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। तो 21 जून हमारा, वैसे ध्यान रखना 21 जून में कहते हैं ना सन बिल्कुल सिर पे होता है, सूर्य बिल्कुल सीधा सीधा चमकता है 21 जून को।
इसीलिए 21 जून हमारा सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा दिन आपसे पूछा जाए अर्थ पर, तो सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून होता है। रीज़न 21 जून में जो सन है उत्तरी गोलार्ध पर बिल्कुल सीधा हमारे सिर पे होता है, इसलिए सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। और 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी होता है भाई। ठीक है, हमारा योगा डे भी है 21 जून को, पता होना चाहिए आपको। तो 21 जून को सीधा, तो आप ध्यान रखना उत्तरी गोलार्ध में क्वेश्चन आए कौन सा दिन सबसे बड़ा होता है, 21 जून। अब कॉमन सेंस लगा लो, बिल्कुल कॉमन सेंस। यहाँ उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ऑटोमेटिक सबसे छोटा दिन 21 जून हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी तो दक्षिण गोलार्ध में अपने सर्द ऋतु होगी। सेम जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य ऐसे चमकेगा भाई सीधा का सीधा, तो मतलब दक्षिणी गोलार्ध में चमकेगा तो दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होएगा, सर्द ऋतु होगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। देखो उल्टा है, आपको कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना, सीधा अपने देश पे आ जाओ, आपको कुछ नहीं याद करना। हमारे में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। 22 दिसंबर अपने में सबसे छोटा दिन होता है, सीधा सी बात है। हम नॉर्थ हेमिस्फेयर में है, क्योंकि आपको पता है ये वर्ल्ड का मैप है ये, और हम उत्तरी गोलार्ध में है, ये इंडिया अपना उत्तरी गोलार्ध में है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को बीचों बीच से काटती है, कर्क रेखा, तो इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है। तो सीधी सी बात है, आप इंडिया को याद कर लो, क्योंकि अर्थ पे तो सारी दुनिया होगी ना। तो उत्तरी गोलार्ध में इंडिया में 21 जून सबसे बड़ा होता है और 22 दिसंबर सबसे छोटा होता है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में इसके अपोजिट चीज़ें होएगा, तो वहाँ पर 21 जून तो छोटा दिन होता है और 22 दिसंबर क्या होता है, बड़ा दिन होता है। मतलब अपोजिट हो जाते हैं, रटने की जरूरत ही नहीं कहाँ कौन सा है, बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। रीज़न मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि सन यहाँ डायरेक्ट जून में होता है, तो यहाँ डायरेक्ट जब जून में होता है तो सीधी सी बात है दक्षिणी गोलार्ध पे जून में डायरेक्ट नहीं होता, तो वहाँ पर सर्दी होएगी। यहाँ दिसंबर में इनडायरेक्ट होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध पे दिसंबर में डायरेक्ट होता होगा, तो वहाँ गर्मी होएगी। मतलब अपोजिट हो जाता है। आपको पता ना, ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी गोलार्ध में है, हमारे यहाँ जब सर्दी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है। तो सेम ये वही कॉन्सेप्ट है सन के रिवोल्यूशन का, अर्थ के रिवोल्यूशन का। जैसे जैसे घूमती है सन की रेज वैसे वैसे पड़ती है। ध्यान रखना, सूर्य नहीं चक्कर लगाता पृथ्वी के, कहीं सोचो सूर्य चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी जैसे घूम रही है वैसे वैसे सन की क्या आ रही है, लाइट्स आ रही है। अब कुछ दिन ऐसे भी होते हैं भाई जहाँ सूर्य तब सीधा भी नहीं पड़ता उल्टा भी नहीं पड़ता, मतलब कोई स्टेटिक सा रहता है। तो ये दो दिन होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। ध्यान रखना, 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसे दिन होते हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं। कहने का मतलब, जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं। सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो रातें बड़ी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं। लेकिन 21 मार्च और 23 सितंबर और 21 मार्च ऐसे दिन होते हैं जहां दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन, दिन और रात दो दिन होते हैं जब बराबर होते हैं। 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च, और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उत्तरी ध्रुव पे वसंत ऋतु होती है, अपने मार्च में आती है ना, अपने वसंत पंचमी, और इधर जो दक्षिणी की साइड होती है 23 सितंबर को होती है। तो ये तो अपोजिट हो जाती हैं हर चीज़ें, आपको पता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। बाकी मैं थोड़ा सा डिटेल से और पढ़ देती हूँ आपकी सहूलियत के लिए। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य बिल्कुल सीधा झुका होता है। आपको पता, मैंने बताया था, सूर्य जब सीधा झुका हो तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती, इंडिया कर्क रेखा पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक मिलती है, और ऊष्मा अधिक मिलती है तो मतलब लाइटिंग अधिक होती है। सूर्य किरणें तो वही सीधी सी बात है, 6 महीने दिन 6 महीने रात वाला कॉन्सेप्ट तो अपने आप ही क्लियर हो जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी प्राप्त होने पर विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, वही मैंने बता दिया, सीधा सीधा लॉजिक है। और दक्षिण 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रातें होती हैं। ठीक है, सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, इस अवस्था को क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत। जब सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है तो इसको हम बोलते हैं उत्तर अयनांत। ठीक है, ध्यान रखना। 22 सितंबर को दक्षिणी ध्रुव में सूर्य के झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं, तो सीधी सी बात है वहाँ सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिण ध्रुव में होता है मतलब तो उसको दक्षिण अयनांत बोल देते हैं, उत्तर में होता है तो उत्तरी बोल देते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ पर भाई सूर्य ध्रुवों पर मतलब कहीं भी झुका नहीं होता, तो सीधी पड़ती हैं। तो सीधी पड़ने की वजह से मतलब
तो विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए सूर्य की किसी भी और मतलब स्पेशल झुकाव नहीं होता, इसलिए दिन और रात बराबर होते हैं। अब ये क्वेश्चन याद रखना, दिन और रात को बराबर होना क्या कहलाता है? विश्व कहलाता है। ठीक है, दिन और रात का बराबर होना क्या कहलाता है? विश्व कहलाता है। ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर कट है। यहाँ सन पड़ रहा सीधा, यहाँ नहीं पड़ रहा। यहाँ देखो ये 21 दिन और ये 21 मार्च और 23 सितंबर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर भाई? तो इस प्रकार पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति के कारण दिन रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ये बिल्कुल छोटा सा लेसन था, इसकी एक्सरसाइज भी देख लो साथ साथ बेशक। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति कहलाती है परिक्रमण। सूर्य से सीधी रेखा में विषुवत व्रत पर किस दिन होती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन होती है। क्रिसमस डे का पर्व कहाँ मनाया जाता है गर्मी में? तो जापान और भारत उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब यहाँ तो गर्मी होगी, तो गर्मी होगी। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में है, तो हमारा सर्दी में मनता है, तो भाई गर्मी में कहाँ हो गया? ऑस्ट्रेलिया में हो गया। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? अभी अभी मैंने डिस्कस किया है, परिक्रमण गति के कारण होता है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को दैनिक गति कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिन में घूमती है भाई? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा वही 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। 6 घंटे ऑप्शन हो तो टिक कर देना। 21 जून को सूर्य किरणें कहाँ पर सीधी होती हैं भाई? कर्क रेखा पर सीधी होती हैं। और ऋतु छोटे दिन किस में होते हैं भाई? सर्दी में जो है अपने दिन छोटे होते हैं। सो गाइज ये था एनसीईआरटी का लेसन नंबर 3। आई होप आपको ये लेसन समझ आया हो और आपको एनसीईआरटी की सीरीज़ कैसी लगती है। Don't forget to comment me because NCERT series is so much important for SST student, it's so much important for DSSB GK student, HSC student, सबके लिए important है। और मुझे ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है पढ़ाने में भी और समझाने में भी। तो होप सो आपको भी इतना इंटरेस्टिंग लग रहा हो। यदि लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू comment me, don't forget to like my videos, and finally don't forget to share my videos because your sharing, your liking, your comments give me the great reinforce to create new videos. And I am from Haryana Panipat. If you want coaching for any competitive exam, then you can contact me. If you want notes and study material, whatever, you can contact me 7015467794. Bye bye, take care, thank you so much.